नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए भारतीय संविधान पर कुछ बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इन नोट्स के तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल पूछना है। आखिर वो क्या जादू है इस एक दस्तावेज में जिसने 75 से ज्यादा सालों से दुनिया के सबसे विविध और जटिल लोकतंत्र को एक साथ बांधे रखा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। किसी भी देश के लिए संविधान होता क्या है? सतही तौर पर तो ये सिर्फ नियमों की एक किताब लगती है, देश का सर्वोच्च कानून, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की आकांक्षाओं का, उसके सपनों का दस्तावेज है। और भारतीय संविधान की पहली और सबसे खास बात यही है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हाँ, यह इसकी जटिलता और इसके निर्माताओं की दूरदर्शिता दोनों को दिखाता है। वे सिर्फ एक सरकार का ढांचा नहीं बना रहे थे, वे करोड़ों लोगों के लिए एक भविष्य का नक्शा तैयार कर रहे थे। चलिए इसी नक्शे के बनने की कहानी पर चलते हैं। नोट्स में कुछ तारीखें और नाम है, जैसे इसका गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा उभर कर आता है वो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यहाँ एक बात मुझे हमेशा आकर्षित करती है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने इंतजार किया गया, 26 जनवरी 1950 तक। सिर्फ एक तारीख के लिए इतना इंतजार क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये संविधान की आत्मा से जुड़ता है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, ये एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक कदम था। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। अच्छा, तो संविधान को इस दिन लागू करके हमारे संस्थापकों ने उस स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को अमर कर दिया। यह दिखाता है कि वे केवल कानून का एक सूखा ढांचा नहीं बना रहे थे, वे इतिहास, त्याग और आदर्शों का सम्मान कर रहे थे। हाँ, और ये सम्मान सिर्फ तारीखों में नहीं बल्कि उन विचारों में भी दिखता है जो उन्होंने दुनिया भर से अपनाए, जो हमें संविधान के स्रोतों पर ले आता है। नोट्स में एक पूरी लिस्ट है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ये एक तरह का बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कलेक्शन बनाने जैसा लगता है। और इसी वजह से इसकी आलोचना भी होती है। इसे अक्सर उधार का थैला कहा जाता है। हाँ, मैंने सुना है ये। लेकिन यह आलोचना सतही को देखती है। आकर्षक बात यह है कि यह केवल नकल करना नहीं था। संविधान निर्माताओं ने इन सभी विशेषताओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला। तो ये एक तरह का बेस्ट ऑफ एल्बम बनाने जैसा था। लेकिन इसमें एक जोखिम भी तो है कि अलग-अलग जगहों से लिए गए हिस्से एक साथ ठीक से काम न करें। क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहां किसी बाहरी विचार को भारतीय बनाने में सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संसदीय प्रणाली ही है। हमने ये मॉडल ब्रिटेन से लिया, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत होता है, राजा या रानी। भारत एक गणराज्य के रूप में यह स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए हमने ब्रिटेन के संसदीय मॉडल को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति के विचार के साथ मिलाया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख तो हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास है। अच्छा, यह दिखाता है कि यह उधार लेना नहीं, बल्कि भारतीय जरूरतों के हिसाब से उसे बदलना था। यह व्यावहारिकता ही भारतीय संविधान की असली ताकत है। और इस पूरी सोच का सार, इसका दर्शन हमें संविधान के पहले ही पन्ने पर मिल जाता है, इसकी उद्देशिका यानी प्रियम्बल में। इसकी शुरुआत ही इतनी शक्तिशाली है। हम भारत के लोग, ये साफ करता है कि अंतिम शक्ति किसी राजा, संसद या सरकार में नहीं, बल्कि भारत की जनता में निहित है। बिल्कुल। और उद्देशिका हमें बताती है कि जनता इस शक्ति का उपयोग करके कैसा देश बनाना चाहती है। एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो नोट्स में भी हाईलाइट की गई है। एक मिनट, क्या आप उन 2 शब्दों की बात कर रहे हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष? हाँ। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये संविधान की नींव का हिस्सा है, पर नोट्स कहते हैं कि ये मूल उद्देशिका में थे ही नहीं। सही पकड़ा। ये दोनों शब्द 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। अच्छा, 42वें संशोधन में? जी, जिसे अक्सर मिनी संविधान भी कहा जाता है।
ये उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। लेकिन इससे एक बड़ी बात साबित होती है, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक विकसित होने वाला जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को अपने में समा सकता है। ये बात मुझे हमेशा थोड़ी उलझन में डालती है। हम कहते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, जैसे अमेरिका, लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं कि केंद्र बहुत शक्तिशाली है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये भारतीय संविधान के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक है। इसे समझने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 को देखना होगा, जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी, ध्यान दीजिए, यहां फेडरेशन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो हमारे यहां संघात्मक तत्व हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, एक लिखित संविधान और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन साथ ही एकात्मक तत्व भी बहुत मजबूत हैं जो केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे पूरे देश के लिए एकल नागरिकता, एक ही संविधान और सबसे महत्वपूर्ण, आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। इसीलिए कई विशेषज्ञ इसे अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल कहते हैं। ढांचा संघीय है पर आत्मा एकात्मक है। आपने शक्तियों के विभाजन की बात की, लेकिन भारत में राज्य भी तो बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी अपनी सरकारें, अपनी पुलिस होती है। तो ये संतुलन कैसे काम करता है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि केंद्र और राज्य एक ही मुद्दे पर आमने सामने आ जाएं? बिल्कुल होता है और अक्सर होता है। इसी टकराव को संभालने के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं। 3 सूचियां? हाँ, पहली है संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। ठीक है। दूसरी है राज्य सूची, जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। ये स्थानीय महत्व के विषय हैं। ठीक है। और फिर आती है सबसे दिलचस्प सूची, समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, वन, विवाह जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, दोनों बना सकते हैं। और आपके सवाल का जवाब यहीं छिपा है। अगर इस सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। तो मतलब आखिर में केंद्र की चलेगी? एक तरह से हाँ। ये फिर से उस मजबूत केंद्र की अवधारणा को दिखाता है। समवर्ती सूची का कोई हालिया उदाहरण है जिससे ये बात और साफ हो जाए? बिल्कुल, नई शिक्षा नीति इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। नीति केंद्र सरकार ने बनाई जो एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण देती है, पर हमें केंद्र और राज्य का मिलकर काम करना और कभी-कभी टकराव में आना दोनों दिखता है। ये तो हुई सरकार के काम करने की बात। अब उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे तौर पर हर नागरिक की जिंदगी को छूता है, मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में हैं और इन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा तो उद्देशिका को कहा गया है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से एक खास अधिकार, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार, जी, उसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी सारे अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सब कागज पर रह जाएंगे अगर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ना हो। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को यह शक्ति देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये एक तरह की गारंटी है। और इन अधिकारों की ताकत इस बात से भी पता चलती है कि आपातकाल में भी ये पूरी तरह खत्म नहीं होते। सही कहा। पहले राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मिली स्वतंत्रता निलंबित हो जाती थी, लेकिन 1978 में 44 संशोधन के बाद ये तय कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ बिल्कुल, ये दोनों कभी भी किसी भी हालत में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये दिखाता है कि हमारे संविधान के लिए मानव जीवन और उसकी गरिमा का मूल्य कितना ज्यादा है। अधिकारों के सिक्के का दूसरा पहलू होते हैं कर्तव्य। लेकिन हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था ना, इन्हें बाद में जोड़ा गया। जी हाँ, इन्हें भी 1976 में 42वें संशोधन के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये विचार था कि नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, पर्यावरण की रक्षा करना। और अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी DPSP, जो भाग 4 में है।
ये मुझे हमेशा थोड़े अजीब लगते हैं क्योंकि ये कानून की तरह लागू नहीं किए जा सकते। तो फिर इनका मतलब क्या है? अगर मौलिक अधिकार ये बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, जैसे भेदभाव नहीं कर सकती, स्वतंत्रता नहीं छीन सकती, हाँ, तो नीति निदेशक तत्व ये बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये एक तरह से देश के शासन के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं। ये एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य तय करते हैं। अच्छा, एक गाइडलाइन की तरह। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का लक्ष्य है, या अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए शिक्षा का लक्ष्य। ये आज कानून नहीं है, लेकिन ये भविष्य के भारत के लिए एक विजन है। तो हमारे पास अधिकार है और अब कर्तव्य भी है, और सरकार के लिए लक्ष्य भी तय है। लेकिन इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, और ये सुनिश्चित कौन करेगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाए? शायद यहीं पर शासन की मशीनरी जैसे राष्ट्रपति और न्यायपालिका की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। शासन की मशीनरी इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन जैसा कि नोट्स में कहा गया है, वे नाम मात्र के प्रमुख हैं। मतलब असली शक्ति उनके पास नहीं है। सही। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के पास होती है, जो अपने हर काम के लिए सीधे लोकसभा यानी जनता के सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं। और इस पूरी व्यवस्था का संतुलन बनाए रखने के लिए है हमारी न्यायपालिका। हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला अदालतों तक एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, और इसके पास एक ब्रह्मास्त्र है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ये ब्रह्मास्त्री है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या सरकार के किसी भी आदेश की जांच कर सकती है कि क्या वो संविधान के दायरे में है या नहीं। अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान के किसी प्रावधान के खिलाफ है, तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। ये शक्ति न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाती है। लेकिन अगर संसद को लगे कि संविधान में ही कोई कमी है, तो क्या उसे बदला जा सकता है? क्योंकि हमने देखा कि इसमें कई बार संशोधन हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है, और ये प्रक्रिया हमारे संविधान को कठोर और लचीला दोनों बनाती है। कठोर और लचीला दोनों? हाँ, कुछ सामान्य बदलाव जैसे नए राज्यों का नाम बदलना संसद में साधारण बहुमत से हो जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों में बदलाव के लिए विशेष बहुमत चाहिए। और अगर बदलाव संघीय ढांचे से जुड़ा है, जैसे केंद्र राज्य के संबंधों पर असर डालने वाला, तो विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी होती है। लेकिन क्या संसद की इस संशोधन शक्ति की कोई सीमा है? क्या संसद चाहे तो पूरा संविधान ही बदल सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल था, जो आजादी के बाद कई दशकों तक भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के बीच टकराव का कारण बना। और इसका जवाब 1973 में एक ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस में मिला। केशवानंद भारती केस? जी। इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। मूल संरचना? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? न्यायपालिका ने एक तरह से कहा, आप घर का फर्नीचर बदल सकते हैं, दीवारों पर नया रंग कर सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव नहीं हिला सकते। वाह! इसका मतलब है कि संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का विभाजन, कानून का शासन, इन चीजों को नहीं बदला जा सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जनता द्वारा चुनी गई संसद पर भी एक सीमा लगा दी गई संविधान की रक्षा के नाम पर। ये लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। ये हमारे संवैधानिक विकास का एक मील का पत्थर था। इसने ये सुनिश्चित किया कि संविधान का मूल चरित्र हमेशा बना रहे, चाहे सरकार किसी भी दल की हो। तो आज की हमारी इस चर्चा के अंत में हम उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। इस दस्तावेज में ऐसा क्या जादू है? मुझे लगता है इसका जवाब संतुलन शब्द में छिपा है। आपने सही समझा। ये संतुलन का एक अद्भुत दस्तावेज है। ये व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाता है। एक मजबूत केंद्र और राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाता है, और सबसे बढ़कर एक स्थायी दस्तावेज होने और समय के साथ बदलने की क्षमता यानी स्थिरता और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाता है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो वाद विवाद और संवाद को प्रोत्साहित करता है, और शायद यही संवाद ही हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखता है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। स्रोत सामग्री में अनुच्छेद 44 के तहत
समान नागरिक संहिता का उल्लेख एक नीति निदेशक तत्व के रूप में किया गया है, यानी राज्य के लिए एक लक्ष्य, ना कि एक अनिवार्य कानून। भारत में मौजूद विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों जैसे विवाह, तलाक, विरासत की विशाल विविधता को देखते हुए इस निर्देशक सिद्धांत को एक लागू करने योग्य कानून में बदलने की वास्तविक चुनौतियां और सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं, यह एक ऐसा जटिल सवाल है जिसका जवाब हमारा संविधान आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ देता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है।